वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर मंत्र एकेडमी पर। आज की हमारी जो वीडियो है वो अर्थशास्त्र की संपूर्ण जानकारी को लेकर के होने जा रही है। और सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर फ्यूचर मंत्र एकेडमी पर नए हैं वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और हमारी वीडियो आज की होने जा रही है अर्थशास्त्र को लेकर के, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र की संपूर्ण जानकारी हमारी क्लास 1 है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं और अर्थशास्त्र का विज्ञान, अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है अथवा कला है, और अर्थशास्त्र के अंदर जो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं की जाती है उनके बारे में, और अर्थशास्त्र के जो 5 प्रमुख स्तंभ हैं, पिलर ऑफ द इकोनॉमिक्स, उनके बारे में आज की हमारी वीडियो होने जा रही है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने कीमती कमेंट देने का काम करें, ताकि हम अपनी और आगे की वीडियो को जो है और आपके लिए बेहतर बना करके लेकर के आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, अर्थशास्त्र, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र जो है अर्थ का शास्त्र, क्या है, अर्थ का शास्त्र, यानी अर्थ का मतलब यहां पैसे से है, अर्थ का मतलब यहां पैसे से है, और शास्त्र का मतलब है यहां उसके ज्ञान से या उसके प्रयोग से, कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। सबसे मेन बात बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शब्दों का जो अर्थ है अर्थशास्त्र के, उसका अर्थ होता है कि अर्थ का शास्त्र, अर्थात पैसे का हम उपयोग कैसे करें ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा जरूरतों की जो है या आवश्यकताओं की जो है पूर्ति कर सके, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा से ज्यादा जो है पूरा कर सके अपने पास मौजूद पैसे से। इसको बोल देते हैं अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र हमारे पास पैसे के जो सही उपयोग है उसको हम अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। तो हमारे पास फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक जिसको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे पास हैं एडम स्मिथ जी। कौन है? एडम स्मिथ जी। एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, जिन्होंने जो है सन 1776 के अंदर जो है एक पुस्तक लेकर के आए थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके अंदर की हम जिसको कह देते हैं शॉर्ट में राष्ट्रों का धन, जिसको बोल देते हैं राष्ट्रों का धन, जिसको बोल देते हैं राष्ट्रों का धन नाम की ये पुस्तक शॉर्ट में बोल देते हैं। पूरा नाम जो है इस पुस्तक का है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में किसके द्वारा, एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई थी। और एडम स्मिथ जी जो कि हमारे कहां से हैं, जो कि हमारे ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं, हमारे पास जो ग्रेट ब्रिटेन से हैं, और ये जो है एक अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र का फादर ऑफ कहा जाता है। और अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में हमारे पास आज हम आपको 3 परिभाषाएं, प्रमुख परिभाषाएं, जिसमें कि अल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल जी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, यानी इसके द्वारा जो है अर्थशास्त्र के द्वारा हम मनुष्य के व्यवहार, बिहेवियर को स्टडी करने का काम करते हैं, मतलब मनुष्य का बिहेवियर उसको हम अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। और दूसरी परिभाषा जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ जी, उन्होंने अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान, यानी कि धन के विज्ञान को उन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र कहा। और तीसरी परिभाषा हम रॉबिन्स जी के द्वारा जो दी गई है, जिसमें अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को एक विज्ञान माना है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार और उसकी आवश्यकताएं, मनुष्य का व्यवहार और उसकी नीड्स, जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी जो विशेष हैं, डिजायर्स है, और उसके पास उपलब्ध साधन हैं, जो उसके पास जो है उपलब्ध साधन, रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल सोर्सेज हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग के बीच, उनके वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंध का अध्ययन करता है। कौन? इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, और कैसा विज्ञान? जो मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं और उसके पास उपलब्ध साधन, उन सभी के बीच, वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंध का अध्ययन करता है। तो ये हमारी 3 परिभाषाएं जो कि प्रमुख अर्थशास्त्रियों जी के द्वारा अर्थशास्त्र की दी गई है। आगे हम बात करने जा रहे हैं नंबर 4 पॉइंट पे, अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला है। अर्थशास्त्र को हम विज्ञान भी कह सकते हैं और कला भी। क्यों? अर्थशास्त्र एक साइंस के रूप में
क्योंकि अर्थशास्त्र साइंस के रूप में कैसा है, जैसे हम अर्थशास्त्र साइंस के रूप में जो है हम क्या करते हैं, तथ्यों को उठा करके तथ्य लेते हैं और उन तथ्यों को उठा करके उनके ऊपर जो है निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं। बिना किसी तथ्य के हम कोई बात को जो है नहीं मानते, वो साइंस कहती है हमारे पास। तो उसी प्रकार जो हमारे पास तथ्य होते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर भी वही होता है, जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उसी साधनों से उनके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा उनको प्रयोग करके हम उनसे कैसे अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम उसको लेते हैं। अगर मैं यहाँ बात कहना चाहूंगा कि विषयों का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, जो क्रमबद्ध अध्ययन किसका, विषयों का, ये साइंस के अंदर कहा गया है। हम जो है एक सिस्टमैटिक वे से हम उनको विषयों को उठा करके उनका अध्ययन करते हैं, उनको स्टडी करने का काम करते हैं साइंस के रूप में जब हम अर्थशास्त्र को लेते हैं। और दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो हम पूर्वानुमान के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं, पूर्वानुमान के ऊपर। पूर्वानुमान जो है हमारे पास होता है, उसके आधार पर पूर्वानुमान के आधार पर हम उसको तथ्यों को लेकर के चलते हैं। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, विभिन्न नियमों का पालन करना पड़ता है, तब जाकर के हमें जो है किसी बात का रिजल्ट। तो हमारे पास मैं बात कर रहा था, अर्थशास्त्र जो है विज्ञान के रूप में हमारे पास पूर्वानुमान लगाते हैं, और पूर्वानुमान लगाने के साथ साथ जो है हम विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। विभिन्न नियमों का पालन करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो कि हमारे पास साइंस के अंदर कहा जाता है, विज्ञान के रूप में हमारे पास हम अर्थशास्त्र को मानते हैं। दूसरा प्रकार आता है हमारे पास कला का। कला के रूप में जो है हमारे पास ये एक आर्ट है। क्या है, एक कला है। कला के रूप में क्या है, क्योंकि जब हमें किसी काम को करने की कार्यकुशलता जो होती है हमारे पास, कार्यकुशलता अगर हम किसी काम को करने की कार्यकुशलता अगर हमारे पास स्किल है, कोई आर्ट है, तो हम क्या करते हैं, कम साधनों से जो है हम उस साधनों में कमी से भी हम उसकी कला के माध्यम से जो है हम अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है दैनिक जीवन से जुड़ा है। दैनिक जीवन में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, दैनिक जीवन से जुड़ा होने के कारण। अर्थशास्त्र जो है दैनिक जीवन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको कला कहते हैं। कला है, कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति जो है कम पैसों से जो है अपने अधिक से अधिक जो है सेटिस्फैक्शन कर लेता है। कारण क्या है, वो क्या करता है, अपने जो प्रायोरिटी के बेस पर जो आवश्यकताएं ज्यादा जरूरी होती है जिनकी पूर्ति करना, वो पहले करता है, और जिनकी आवश्यकता पूरी करे बिना ही जिनसे काम चल सकता है उनसे काम चला लेता है। वो हमारे पास कला के रूप में आ जाता है अर्थशास्त्र। तो आइए आगे बात करते हैं। ये तो हमारे पास अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। आगे बात करते हैं आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। ये जो है हमारे पास दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं, जो कि हमारे पास दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन सी, एक होती है आर्थिक और दूसरी होती है अनार्थिक। आर्थिक जिनसे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, और दूसरी अनार्थिक, बिना अर्थ की प्राप्ति के। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास अर्थ की प्राप्ति अर्थात जिनसे हमारे पास जो है पैसे में वृद्धि होती है, पैसे में जिनसे हमें वृद्धि होती है वो हमारी आर्थिक क्रिया होती है। अनार्थिक जिनसे हमें पैसे में कोई वृद्धि नहीं होती है हमारे पास। आर्थिक क्रियाएं जिनको कि हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह देते हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं को करने से हमें पैसे में वृद्धि करने का मौका मिलता है, जिनसे हम क्या करते हैं, हमें पैसे की प्राप्ति होती है। और दूसरी प्रकार, जैसे हमारे पास आर्थिक क्रिया की मैं बात कर रहा था, आर्थिक क्रिया के अंदर जो है जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, नौकरी करने से हमें पैसे की प्राप्ति होती है। कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय करने से हमें पैसे की प्राप्ति होती है। और अगर हम कोई दुकान चलाते हैं या कोई कारोबार किसी प्रकार का, जैसे हमें काम के बदले पैसा प्राप्त होता है, वो हमारी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अर्थ की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति होती है, वो क्रिया हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। दूसरे हमारे पास आती है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया वो क्रिया जिसके बदले में हमें कोई पैसे की प्राप्ति नहीं होती। ये वो होती है जिससे हमें सेटिस्फैक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, या किसी धर्मार्थ कार्य के लिए हम कोई कार्य करते हैं, या हम सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए काम करते हैं। जैसे हम किसी की सहायता कर देते हैं, किसी की सहायता करना, किसी की हेल्प कर देते हैं। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं,
ब्लड डोनेट करना भी हमारे पास अनार्थिक क्रिया है। किसी की सहायता कर देते हैं, कोई रास्ते में चलते हुए हम किसी को जो है अपनी बाइक पे अपनी गाड़ी में हम बिठा करके उसको उसके स्थान पर छोड़ देते हैं। हमें क्या है, उससे कोई पैसा थोड़ी मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो हमारे पास क्या आ जाती है, अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक और अनार्थिक। आगे हम अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभों के बारे में बात करेंगे। 5 प्रमुख स्तंभ अर्थशास्त्र के जो हैं वो हमारे पास नंबर 1 होता है उत्पादन प्रोडक्शन करना, नंबर 2 उपभोग कंजप्शन करना, नंबर 3 विनिमय करना एक्सचेंज करना, और नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण करना, और नंबर 5 पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व। हमारे पास उत्पादन करना वस्तुओं को, जो कि हमारी आर्थिक क्रियाओं के भी अगर हम बात करें आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत इसको लिया जाता है, क्योंकि इनसे हमें क्या होता है, अर्थ की प्राप्ति होती है। उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु को इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, कच्चे माल से पक्का माल तैयार करते हैं, वो हमारा उत्पादन होता है, जिसके बदले में हमें पैसा की प्राप्ति होती है। दूसरी बात कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन उपभोग क्या है। अब आप कहोगे उपभोग से कैसे पैसा, भाई पैसे की एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, अगर हम उपभोग के लिए किसी वस्तु को खरीदते हैं, सामान सब्जी खरीदना, कोई परचून का सामान खरीदना, उससे हम पैसा देते हैं तब खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उपभोग के लिए उस वस्तु की जरूरत है, तो हम कहीं ना कहीं जो है आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। तीसरी बात आती है विनिमय, एक्सचेंज करना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, या पैसे के बदले ही कोई वस्तु ले लेते हैं, वो हमारा विनिमय करना होता है। पैसे के बदले ये वस्तु के बदले हम किसी के काम के बदले पैसा लेते हैं, वो हमारा विनिमय हो जाता है। और उसी प्रकार वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे पास वस्तुओं को दूसरे स्थान पर लेकर के जाना, वो हमारे वितरण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, वितरण डिस्ट्रीब्यूट करना, हम उसको जो आगे डिवाइड करने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, जिससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है। वस्तुओं को जिस प्रकार की कैटेगरीज की वस्तुएं होती है उसको उसके हिसाब से जो हम अलग अलग कैटेगराइज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो हमारा वितरण में आ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस राजस्व क्या होता है, सरकार की भी आय बढ़ती है। पब्लिक फाइनेंस, सरकार को आय की प्राप्ति होती है। अगर हम कहीं किसी देश के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को फायदा मिल रहा है, यानी पब्लिक को पैसे के अंदर जो है, फंड के अंदर, रेवेन्यू के अंदर जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वो। तो हमारे पास अगर हम बात करें पूर्ण रूप से हम जो हमारे पास उत्पादन, उपभोग और विनिमय है, आगे हम इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जो हमारे पास हमारे पास जो हमारे अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख संबंध होते हैं, जो कि हमारी प्रमुख आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसके बारे में भी हम आपको और ज्यादा डिटेल के साथ अगली वीडियो में लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो जो है आपको पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस पर कमेंट देने का काम करें, और हमारे YouTube चैनल फ्यूचर मंत्रा अकेडमी को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।